जय हिंद। जी गंगा क्लास में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग बायोलॉजी का क्लास करेंगे और बायोलॉजी के क्लास में आपको पता है कि श्वसन चैप्टर चल रहा है और श्वसन चैप्टर का ये आखिरी क्लास होगा। आज पूरा का पूरा ये चैप्टर पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। पिछले क्लास में हमने आपको बता दिया था श्वसन के बारे में, साथ ही साथ वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन, इन सारी चीज़ों पर हम डिस्कस कर चुके थे। इसके अलावा नोट्स जो था वो भी हम आपको प्रोवाइड करवा चुके हैं। यदि आप नोट्स नहीं डाउनलोड किए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइए और वहां से उस नोट्स को आसानी से डाउनलोड कर लीजिए। इसके अलावा हम आपको बता दें कि अगला क्लास जो होगा वो हमारे फिजिक्स का होगा, जिसमें हम लोग फिजिक्स का सेकंड चैप्टर समाप्त कर देंगे और उसके बाद से साइंस में प्रत्येक में तीसरा चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। और मैथ का क्लासेस जो होगा वो आपको 15 अगस्त के बाद आएगा, जिसमें हम लोग संपूर्ण, कहने का मतलब एपी जो है वो समाप्त कर जाएंगे और नए चैप्टर की तरफ बढ़ जाएंगे। तो आप लोग लगातार हमसे जुड़े रहिए और अपने दोस्तों को भी जोड़ने का काम जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज का हम लोग जो सेशन है उसको स्टार्ट करते हैं और जानते हैं श्वसन चैप्टर में हम लोग आगे बढ़ते हैं। जहां तक हम समझे थे वायवीय और अवायवीय श्वसन के बारे में, उसके आगे जरा समझिएगा। हम लोग को आज पढ़ना है पौधों में श्वसन के बारे में और साथ ही साथ जंतुओं में श्वसन के बारे में हम लोग को आज पढ़ना है। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे पौधों में श्वसन क्रिया के बारे में। जरा समझिएगा, हम यहाँ पे हेडिंग डाल रहे हैं पौधों में श्वसन। जरा समझिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। पौधों में श्वसन, अब जरा समझिएगा पौधों में श्वसन, तो ज्यादातर लोग जो होते हैं ना वो ये समझ लेते हैं कि पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है वही इनका श्वसन की क्रिया होती है, जो कि सरासर गलत है। याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया का कहीं से भी पौधों में श्वसन से कोई लेना देना नहीं है। क्या बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में जो पेड़ पौधे होते हैं वो CO2 गैस लेते हैं और क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस को छोड़ते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपके दिमाग पे ये चीज बैठ चुका होता है कि भाई यहाँ पे गैस ले रहा है और गैस छोड़ रहा है तो यही श्वसन की क्रिया है। नहीं, पेड़ पौधों में श्वसन की क्रिया अलग होती है और प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया अलग होती है। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया जो होता है वो उनके भोजन बनाने का एक प्रक्रिया है, ना कि श्वसन की अभिक्रिया है। अर्थात पेड़ पौधे भी श्वसन की क्रिया करते हैं और इस श्वसन क्रिया के दौरान याद रखिएगा ये भी ऑक्सीजन गैस लेते हैं और CO2 गैस को छोड़ते हैं। तो याद रखिएगा प्रत्येक पेड़ पौधा जितने भी आप देखे हैं वो सभी के सभी क्या करते हैं, श्वसन की अभिक्रिया करते हैं। तो श्वसन की अभिक्रिया करते हैं तो सबसे बड़ा चीज है कि भाई आखिर ये गैस लेते किससे से हैं। तो याद रखिएगा अगर पेड़ पौधों की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है इनका रंध्र। आपको मालूम है कि हमने आपको रंध्र के बारे में पढ़ाया भी है, जिसको स्टोमाटा के नाम से भी जाना जाता है। हमने बताया था कि पेड़ पौधों की पत्तियों में क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिससे गैस का आदान प्रदान होता है। उसको हम लोग बोले थे क्या होता है, स्टोमाटा या रंध्र कहलाता है। तो पेड़ पौधों में सबसे इंपॉर्टेंट अगर गैसों का आदान प्रदान किसी से होता है तो वो होता है रंध्र। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें ना तो याद रखिएगा दूसरा स्थान आता है पेड़ पौधों की तना पे क्या होता है, कड़ा, जो उनका तना जो होता है कड़ा एकदम, आपको मालूम है ना, उसको टच करिएगा तो देखिएगा ऊपर से बहुत कड़ा होता है, उसमें भी छोटे छोटे होल होते हैं जिसको वात रंध्र कहा जाता है। याद रखिएगा उसको क्या कहते हैं, वात रंध्र। तो याद रखिएगा दो चीज हो गया, एक रंध्र के द्वारा और दूसरा वात रंध्र जो होते हैं उसके द्वारा भी पेड़ पौधे जो होते हैं श्वसन की क्रिया करते हैं। छोटे पौधे जो होते हैं अगर बात करें तो वो क्या करते हैं, अपनी जड़ों से भी वो क्या करते हैं, श्वसन की अभिक्रिया करने का काम करते हैं। तो एक तरह से हम संपूर्ण रूप से कह सकते हैं कि पेड़ पौधे जो होते हैं अगर श्वसन की क्रिया करते हैं तो अपने शरीर के लगभग सभी भागों से गैसों का आदान प्रदान करते हैं। पेड़ पौधों का अगर बात करें तो अगर गैसों का आदान प्रदान संपूर्ण भाग से, पेड़ पौधों के लगभग संपूर्ण भाग से गैसों का आदान प्रदान होता है। किस क्रिया के द्वारा होता है तो वो भी याद रखिएगा, पेड़ पौधों में श्वसन की क्रिया जो होती है वो होती है विसरण के द्वारा। याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये ऑब्जेक्टिव में मिल सकता है। तो याद रखिएगा विसरण की अभिक्रिया जो होती है, इसी विसरण की अभिक्रिया के द्वारा पेड़ पौधे जो होते हैं वो श्वसन की अभिक्रिया करते हैं। यहाँ पे वो भी आपको लिख देते हैं, लेते क्या है, ऑक्सीजन, और छोड़ते क्या है, ये CO2। यानी सेम टू सेम हम लोग के जैसा करते हैं, लेकिन प्रकाश संश्लेषण में ये उल्टा हो जाता है। तो उस चीज को आप याद रखिएगा। अगर बात करें, अगर मनुष्य से तुलना करें ना तो मनुष्य की अपेक्षा या जंतुओं से भी तुलना कीजिएगा तो जंतु की अपेक्षा पेड़ पौधों में श्वसन का जो अभिक्रिया होता है ये बिल्कुल ही कम होता है, मतलब धीरे धीरे होता है। जैसे हम लोग देखिएगा एकदम तेजी में सांस लेते रहते हैं तो ये क्या होगा, यहाँ पे श्वसन की अभिक्रिया काफी तेजी से हुई।
लेकिन क्या होता है, जो पेड़ पौधे होते हैं इनमें जंतुओं की अपेक्षा जो श्वसन की अभिक्रिया होती है वो बहुत ही धीमे धीमे गति से होती है। तो ये था पेड़ पौधों में श्वसन की अभिक्रिया के बारे में। अब जरा जानते हैं जंतुओं में श्वसन की अभिक्रिया के बारे में। जरा समझिएगा, हम यहां पे लिखते हैं जंतुओं में श्वसन की अभिक्रिया, जंतुओं में श्वसन की अभिक्रिया। अब जरा समझिएगा, श्वसन ये इतना ही लिख देते हैं। देखिए, जंतुओं में श्वसन, अगर जंतुओं में श्वसन की बात की जाए ना, तो आपको मालूम है कि हम लोग जब भी जंतु के बारे में पढ़ते हैं तो उनको दो श्रेणी में बांट देते हैं, एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय। आपको याद होगा हम लोग जब जब अध्ययन करते हैं जंतु के बारे में तो दो पार्ट में बांटते हैं, एक कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव। हमने बताया था कि जिनका पूरा का पूरा शरीर एक कोशिका से मिलकर बना होता है उसको एक कोशिकीय कहते हैं, और जिनका शरीर क्या होता है एक कोशिका से अधिक कोशिकाओं के मिलने से बनता है उसको बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। एक कोशिकीय जीव में अमीबा होगा, पैरामीशियम हो गया, ये सभी उसके अंतर्गत आते हैं। अगर हम लोग बात करें एक कोशिकीय जीव में, तो एक कोशिकीय जीव याद रखिएगा उनमें जो श्वसन की अभिक्रिया होती है वो विसरण के द्वारा होती है। याद रहेगा ना, एक कोशिकीय जो जीव होते हैं उनमें श्वसन की क्रिया किसके द्वारा होती है, विसरण के द्वारा। हम यहां लिख देते हैं एक कोशिकीय। एक कोशिकीय जो जीव होते हैं उनमें क्या होता है, विसरण की अभिक्रिया जो होती है इसके द्वारा क्या होता है, श्वसन की अभिक्रिया संपन्न की जाती है। उनमें कोई विशेष प्रकार का अंग नहीं होता है जिससे वो श्वसन की क्रिया कर सके। लेकिन जैसे ही हम बहुकोशिकीय जीवों के अंतर्गत प्रवेश करते हैं तो वहां पे हम देखते हैं कि नहीं भाई, श्वसन का जो है वो हम लोग अलग अलग कैटेगरी के रूप में देखते हैं कि अलग अलग जीव जंतुओं में अलग अलग तरह के श्वसन अंग का निर्माण है और उसका उपयोग करके वो श्वसन की अभिक्रिया करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, उसको बांटेंगे तीन पार्ट में। याद रखिएगा, उसको कितने पार्ट में बांटेंगे, तीन पार्ट में बांटकर हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। सबसे पहला याद रखिएगा, अगर हम लोग बात करें, देखिएगा जंतुओं में जो श्वसन की अभिक्रिया है या श्वसन अंग है उसको अध्ययन करने के लिए हम उसको तीन पार्ट में बांट रहे हैं। तीन पार्ट कौन कौन, तो एक तो आप याद रखिएगा श्वास नली, हम यहां लिख देते हैं श्वास नली जिसको ट्रैकिया भी कहा जाता है। दूसरा याद रखिएगा गिल्स, दूसरा क्या होगा, गिल्स। और तीसरा जो होता है वो होता है फेफड़ा। याद रखिएगा, हमने कहा कि जो जीव जंतु होते हैं यानी जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं उनमें श्वसन की क्रिया को संपन्न करने के लिए एक विशेष प्रकार का अंग का निर्माण हुआ होता है, और वो विशेष प्रकार का जो अंग होता है उसको हमने तीन भाग में बांटकर अध्ययन करना शुरू किया है। पहला याद रखिएगा श्वास नली जिसको ट्रैकिया भी कहते हैं, एक दूसरा हमने स्थान रखा है गिल्स का, और तीसरा रखा है फेफड़ा का। अब हम लोग बारी बारी से इस तीनों के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहला स्थान जो है वो याद रखिएगा यहाँ पे आ रहा है किसका, श्वास नली का। श्वास नली जिसको हम लोग ट्रैकिया भी कहते हैं। याद रखिएगा, श्वास नली जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रैकिया। हम यहाँ पे लिख दिए हैं, ये श्वास नली बोले या ट्रैकिया कहें, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो जरा समझिए आखिर ये ट्रैकिया होता क्या है, श्वास नली होता क्या है और कौन से जीव जंतु जो होते हैं उनमें ये पाया जाता है। तो जरा समझिएगा, अगर हम यहाँ पे ट्रैकिया की बात करते हैं तो आप जितना भी देखेंगे टिड्डा समझ रहे हैं ना, इसके अलावा तिलचट्टा, तो टिड्डा हो गया, तिलचट्टा हो गया, ये सब जितने भी जीव होते हैं उन सब में पाया जाता है क्या, ट्रैकिया। उन सब में क्या पाया जाता है, ट्रैकिया पाया जाता है। और इसी ट्रैकिया के द्वारा वो श्वसन की क्रिया संपन्न करते हैं। जैसे समझिए, अगर हम बात करें यहाँ पे इनका सर हो जाए तो यहाँ से इस तरह के गोल गुंबद के जैसा गया रहता है और इसमें ऐसे ऐसे हड्डी का जाल बना रहता है। जरा समझिएगा ये क्या होता है, ट्रैकिया जो होता है एक तरह से समझिए खोखली हड्डी होती है। सीधे सीधे समझिए, ट्रैकिया एक तरह का क्या होता है, खोखली हड्डी होती है जो जीव के एक तरफ से अगर बात करें तो उत्तक से जुड़ी रहती है, एक तरफ उत्तक से जुड़ी रहती है और दूसरे तरफ वो श्वास जो छिद्र होता है वहां पे वो खुली रहती है। तो श्वास छिद्र जो होगा वहां से वो क्या होगा, गैस अंदर आएगा और उसी तुम्हारा आपके समझिए ट्रैकिया के माध्यम से वो कहां पहुंच जाता है, उत्तक में पहुंच जाता है। तो याद रखिएगा, ट्रैकिया या श्वास नली एक तरह की क्या है, पाइपनुमा संरचना होती है जिससे क्या होता है, श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। किन में होती है, तो याद रखिएगा तिलचट्टा में, इसके अलावा हमने कहा टिड्डा में, इन सब में क्या पाया जाता है, ट्रैकिया पाया जाता है। और इसी ट्रैकिया के द्वारा वो लोग श्वसन की क्रिया करते हैं। यहां पे ध्यान रखिएगा एक बात, यहां पे ट्रैकिया जो होता है इसमें ब्लड नहीं होता है, ब्लड नहीं होता है। इसका मतलब समझिए, कहने का मतलब है कि जो टिड्डा होता है या तिलचट्टा होता है उनके ब्लड में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है।
तो जब हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाएगा तो सीधी सीधी बात है वो ऑक्सीजन को अपने में घुलाने का काम नहीं करेगा। यानी सीधी सीधी बात है यहां पे जो पाइपनुमा संरचना होती है उससे डायरेक्ट विसरण के द्वारा क्या हो जाएगा, जो एयर होगा, जो हवा होगी, वो सीधे पहुंच जाएगा कहां पे, ऊतक में। इनमें कोई ब्लड जो होता है वो श्वसन क्रिया में भाग लेने का काम नहीं करता है। तो ये ब्लड जो होता है श्वसन क्रिया में भाग लेता है, वो हम आपको आगे बताएंगे। बस यहां थोड़ा सा इतना याद रखेगा कि तिलचट्टा और टिड्डा ये सब जितने होते हैं उनमें श्वसन क्रिया का एक विशेष अंग पाया जाता है जिसको श्वास नली या ट्रैकिया के नाम से जाना जाता है। ट्रैकिया जो होता है एक खाली हड्डी का पाइप नुमा संरचना होती है जो एक तरफ ऊतक से और दूसरी तरफ वो श्वास नली जो होती है वो श्वास छिद्र से खुली होती है और इनमें रक्त का कोई योगदान नहीं होता है। गैस डायरेक्ट कहां पहुंच जाता है, तो उसके ऊतक तक पहुंच जाता है। तो ये था किसके बारे में, ट्रैकिया के बारे में। क्वेश्चन क्या पूछा एग्जाम में वो समझिए। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा कि निम्नलिखित में किन में ट्रैकिया के द्वारा श्वसन की क्रिया संपन्न होती है, तो उसमें क्या ऑप्शन हो जाएगा, तिलचट्टा या टिड्डा नजर आएगा तो उस पर आप क्या कर दीजिएगा, क्लिक कर दीजिएगा। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ देगा तिलचट्टा में श्वसन अंग निम्नलिखित में से कौन पाया जाता है, तो वहां पे आपको याद होना जरूरी है श्वास नली या ट्रैकिया, दोनों में से कोई एक ऑप्शन जरूर देगा। आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि सर दोनों दिया, तो दोनों कभी भी नहीं देगा, या तो श्वास नली देगा अर्थात ट्रैकिया देगा। अब आते हैं दूसरे नंबर पे, हमारा दूसरा स्थान आता है गिल्स का। गिल्स जो होता है आपको मालूम है ये जलीय जीवों में पाया जाता है। आप लोग मछली जरूर पकड़े होंगे और खाए भी होंगे, तो याद रखिएगा जितने जलीय जीव होते हैं उनमें एक विशेष प्रकार का श्वसन अंग होता है जिसको गिल्स के नाम से जाना जाता है। गिल्स की अगर बात करें तो देखिएगा यहाँ पे क्या होता है, हम लोग का जो मछली होती है उसका यहाँ पे, जिसको हम लोग गलफड़ के भी नाम से जानते हैं, तो जरा समझिएगा वहाँ पे क्या होता है, गिल्स जो होता है पटिन्नुमा, यानी कई दर कई लगेगा ऐसे कि जैसे क्या है एक पर एक मांसल संरचना सजा के रखी गई होती है। गिल्स जो होता है उसमें जरा समझिएगा क्या होता है, उसको हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जरा समझिए, अगर मछली का हम फिगर बना दें, जैसे थोड़ा देर के लिए समझिए ये मछली का मुंह हो गया, ऐसे इस तरह का मछली है, ये थोड़ा देर के लिए अगर पूंछ है अपना बना लीजिएगा, ये समझिएगा यहाँ पे इसका गिल्स होता है और यहीं पे उसकी क्या होती है, पट्टी पाई जाती है। होता क्या है कि जैसे ही मछली मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ खाने वाला चीज है तो और वो पानी के साथ उसको क्या करती है, निगलती है। जैसे ही निगलती है तो आगे क्या होता है, जैसे ही ये पार्ट जो खाने वाला है वो और पानी दोनों मछली के कहां पहुंचता है, अंदर पहुंचता है। अंदर जब पहुंचता है ना तो पानी जो होता है वो गिल्स से बाहर आ जाता है। पानी जो होता है क्या होता है, गिल्स से बाहर आ जाता है और खाने वाली जो चीजें होती है वो ग्रास नली से होते हुए मछली के पेट में चला जाता है। ये क्रिया निरंतर चलते रहता है, ये क्रिया निरंतर चलते रहता है, जिसमें क्या होगा, खाने वाला चीज जब आएगा तो मछली पानी को और उसको दोनों को निगलेगी, पानी उसके गिल्स से बाहर निकलेगा और खाने वाला पदार्थ जो होता है वो मछली के कहां चला जाएगा, पेट में चला जाएगा। बार बार जो पानी निकलता है उसी दौरान क्या होता है कि मछली का जो गिल्स होता है उसमें ब्लड पाया जाता है। वो ब्लड में पाए जाने वाला हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने में क्या कर लेता है, घुला लेता है और घुला लेता है, जिससे मछली का श्वसन की क्रिया संपन्न हो जाती है। तो इस तरह से क्या होता है, मछली का गिल्स काम करता है और उसका श्वसन की क्रिया निरंतर चलती रहती है। तो जलीय जीवों में याद रखिएगा, अगर हम बात करें कि जलीय जीव जो होते हैं उन जलीय जीवों में किसके द्वारा, गिल्स के द्वारा क्या होता है, तो याद रखिएगा श्वसन की अभिक्रिया संपन्न होती है। इसमें एक और आता है मेढक के बारे में, आप लोग के दिमाग में आएगा कि सर मेढक में, तो मेढक जो होता है उसमें क्या होता है, याद रखिएगा उसकी त्वचा जो होती है उससे भी वो श्वसन की अभिक्रिया संपन्न करता है। तो इस चीज को दिमाग में रखिएगा। तो ये था हमारा दूसरा पार्ट, यानी ग्रास नली यानी श्वास नली। उसके बाद से हमने बता दिया किसके बारे में, गिल्स के बारे में। अब बारी आ चुकी है किसके बारे में, फेफड़ा के बारे में। अब देखिएगा फेफड़ा की अगर हम लोग बात करें तो आपको मालूम है कि फेफड़ा जो होता है हमारे जो उच्च कैटेगरी के, यानी उच्च कैटेगरी के जो जीव जंतु होते हैं उनमें श्वसन का विशेष अंग फेफड़ा पाया जाता है। फेफड़ा आपके पास भी है, आप फेफड़ा की वजह से ही जीवित हैं। जरा समझिएगा ये फेफड़ा जो होता है वो कहाँ होता है, तो आप लोग जरा देखिएगा यहाँ पे हम लोग का जो सीना होता है यहाँ पे जब देखिएगा तो पसली पाया जाता है। ये पसली कितनी होती है, तो 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं। कितनी जोड़ी, याद रखिएगा 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं और उसी पसली के ये नीचे क्या होता है, हमारा फेफड़ा पाया जाता है। तो उसी के बारे में हम लोग को अब डिटेल से क्या करना है, पढ़ना है।
तो आते हैं और इसको बोर्ड को थोड़ा इरेज करते हैं और काफ़ी डिटेल से हम लोग पढ़ते हैं कि जो बड़े जीव जंतु होते हैं जिनमें फेफड़ा पाया जाता है, अर्थात हम कहें कि मनुष्य जो होते हैं उनमें श्वसन की क्रिया कैसे संपन्न होती है उसके बारे में समझते हैं। तो पहले बोर्ड को इरेज करते हैं। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। आइए अब हम देखते हैं मनुष्यों में श्वसन अंग के बारे में। अभी हमने चर्चा किया था आपसे कि फेफड़ा के बारे में पढ़ना है, तो हमने कहा कि जितने भी उच्च कैटेगरी के जीव जंतु पाए जाते हैं उनमें फेफड़ा पाया जाता है। तो हम लोग मनुष्य के बारे में ही अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि मनुष्य में फेफड़ा जो होता है कैसा होता है और कैसे कार्य करता है। इन सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जानिए कि हम लोग का मनुष्य का जो श्वसन अंग का निर्माण होता है तो उसमें कौन कौन से अंग जो होते हैं वो भाग लेते हैं। तो देखिएगा, सबसे या पहले याद रखेगा नासिक छिद्र, लैरिक्स, श्वास नली और फेफड़ा, ये 4 प्रमुख हैं जो आपस में मिलकर मनुष्य के श्वसन अंग का निर्माण करते हैं। यानी ये 4 पार्ट जो है ये सब जब आपस में मिलता है तब जाके मनुष्य के श्वसन अंग का निर्माण होता है। अब हम लोग इसमें बारी बारी से सारा समझते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ना है नासिक छिद्र के बारे में। जरा समझिएगा नासिक छिद्र क्या होता है। तो आप लोग समझिए, हम लोग का जो नाक होता है यानी मुख के जस्ट ऊपर देखिएगा तो ये हम लोग का क्या होता है, नाक होता है। और इसमें अगर ध्यान से देखिएगा तो 2 आपको गोलाकार छिद्र नजर आता है। वो जो छिद्र होता है उसी को हम लोग नासिक छिद्र के नाम से जानते हैं। नासिक छिद्र जो होता है उसके बीचों बीच एक हड्डी पाई जाती है जो दीवार टाइप से, उसको याद रखिएगा। ये जो दीवार टाइप से, देखिए यहाँ पे हम आपको बताते हैं इस फिगर में, देखिएगा ये नाक हो गया तो ये बीच में जो हड्डी पाई जा रही है ये वाला, इसको नासा पट्टिका कहा जाता है। क्या कहते हैं, नासा पट्टिका, यानी ये पट्टी टाइप से होता है। और ये क्या होता है, अंदर जाइएगा ना तो घुमावेदार होता है, एकदम घुमावेदार। तो घुमावेदार होता है ना तो उसको कांची के भी नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं उसको, कांची। याद रखिएगा वो घुमावेदार एक नली टाइप से पाई जाती है जिसको कांची के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो देखिए आगे वाला जो नाक का अगला पार्ट जो होता है उसको हम लोग प्रघाण के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा क्या कहते हैं, प्रघाण। प्रघाण कहते हैं या प्रकोष्ठ भी इसको कहते हैं। जरा समझिएगा, ये प्रघाण और प्रकोष्ठ आप समझते हैं कहाँ पे है। जैसे देखिएगा आपके नाक में जहाँ पे बाल जमता है, आप देखिएगा यहाँ पे एकदम किनारे पर क्या होता है, बाल निकला रहता है। तो जहाँ पे बाल निकला रहता है ना उसी को हम लोग प्रघाण या प्रकोष्ठ के नाम से जानते हैं। अगर आप नाक के और ऊपर जाइएगा तो ये यहाँ पे ऊपरी भाग में देखिए, ध्यान समझिएगा, यहाँ जो ऊपरी भाग होता है यहाँ पे पाया जाता है घ्राण क्षेत्र। क्या पाया जाता है, घ्राण क्षेत्र। घ्राण क्षेत्र क्या होता है, तो ये किसी वस्तु को हम लोग को सूंघने में मदद करता है। कौन, घ्राण क्षेत्र जो होता है ये हमें किसी भी वस्तु को, पदार्थ को सूंघने में भी मदद करता है। तो जरा समझिए, हम लोग जो होते हैं ना इसमें हम लोग का जो घ्राण क्षेत्र होता है बहुत ही छोटा होता है, लेकिन जानवर सब का घ्राण क्षेत्र बहुत ज्यादा होता है। तो देखिएगा आपको क्या होगा, थोड़ा सुगंध कम आए, लेकिन अगर अपने घर में आप क्या करिएगा, मछली बना दीजिए तो देखिए मोहल्ला की जितनी बिल्ली होगी उस सबको पता चल जाएगा कि इसके घर में मछली बन रहा है और वो मडराना शुरू कर देती है। या मीट बनेगा तो देखिए कुत्ता उत्ता सब मडराने लगता है। तो कहने का मतलब है कि जानवर जो होते हैं ना उनके नाक में घ्राण क्षेत्र ज्यादा होता है। तो घ्राण क्षेत्र ज्यादा होगा तो सूंघने की क्षमता ज्यादा होगी, और ज्यादा होगा तो उनको सुगंध बहुत आसानी से आएगा। तो मनुष्य की तुलना में जानवरों में घ्राण क्षेत्र क्या होता है, ज्यादा होता है। इसीलिए देखिएगा जो पालतू जानवर होते हैं, कुत्ता होता है तो देखिए अपने मालिक को सूंघ कर बता देता है कि उसका मालिक है या नहीं है। क्यों, क्योंकि वो बार बार अपने मालिक के शरीर को सूंघता है तो उसके स्मेल को वो समझ जाता है कि हमारे मालिक के शरीर का स्मेल कैसा होता है, और उस चीज को वो तुरंत सूंघ लेता है कि भाई ये हमारे मालिक हैं कि नहीं है। तो वो सब डिपेंड करता है किस पर, घ्राण क्षेत्र पर। उसके बाद से अगर बात करें तो नासिका से ये जो छिद्र होता है आगे की ओर बढ़ता है, और आगे जब जाता है तो जस्ट यहाँ पे ये देखिए हमारा जो बाहर की ओर निकला है इसी को हम लोग कहते हैं, याद रखिएगा, लैरिक्स। इसको क्या कहते हैं, लैरिक्स। याद रखिएगा स्वर यंत्र भी इसको कहा जाता है। देखिए यहाँ पे जो पाया जाता है, यहाँ पे देखिए ये वाला पार्ट जो आपको नजर आ रहा है वो हमारा क्या होता है, लैरिक्स होता है। रियल में देखिए हमारा ये जो बाहर की तरफ निकला हुआ है ये, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लैरिक्स कहते हैं। जिसको आप लोग आम भाषा में कहते हैं टेटुआ दबा देंगे तो मर जीवो। तो वो जो टेटुआ दबाने की बात करते हैं वो याद रखिए वो होता क्या है, लैरिक्स होता है। तो वहां पे क्या होता है, हमारे नाक से अगर हवा लेते हैं तो याद रखिएगा प्रघाण से होते हुए, घ्राण क्षेत्र से होती हुए नासिका पट्टी के दोनों ओर से वो पहुंचता है कहां पे, तो याद रखिएगा आपका लैरिक्स में। लैरिक्स के पास आता है तो आपको मालूम है, आपको हमने पहला ही चैप्टर में पढ़ा दिया है कि वहां 2 छिद्र मिलते हैं आपको, एक निगल द्वार और एक कंठ द्वार।
कंठ द्वार के द्वारा जो एयर होता है आगे की ओर बढ़ता है, और आगे की ओर बढ़ता है तो जब आगे की ओर जाता है तो उसको मिलता है वहां पे, याद रखिएगा, एक पतली सी यहाँ पे लंबी सी लाइन यानी पाइप मिलता है। देखिए ध्यान से, ये पाइप नुमा संरचना नजर आ रहा है, इसमें अर्ध गोलाकार हड्डी जुड़ा रहता है। अर्ध गोलाकार का मतलब समझ में आता है, जैसे ही मान लीजिए पाइप हो गया, इधर से आधा गोला से इधर हड्डी रहेगा, फिर उसके नीचे हड्डी, इधर हड्डी, इधर हड्डी, इधर हड्डी, तो वो सब हड्डी क्या करता है, उस पाइप को सपोर्ट देगा। और सपोर्ट देगा तो क्या होगा, वो पिचकेगा नहीं। जैसे मान लीजिए पाइप है तो देखिएगा, पाइप अगर पतला रहेगा उसमें एयर निकलेगा तो पिचक जाएगा, फिर एयर भरिएगा तो फूल जाएगा। तो ये जहां पे देखिएगा, ध्यान से देखिए, हड्डी नजर आ रहा है ना, ये हड्डी उस क्या करता है, उस पाइप को सपोर्ट देता है और पिचकने नहीं देता है, यानी एक दूसरे सटने नहीं देता है, उसमें ये हेल्प करता है। ये जो आपको पाइप नुमा संरचना नजर आ रही है, इसको हम लोग श्वास नली कहते हैं। क्या कहते हैं, याद रखिएगा, श्वास नली, या इसको हम लोग ट्रैकिया भी कह सकते हैं। ये क्या होता है, श्वास नली होता है। श्वास नली की अगर लंबाई की बात करें तो याद रखिएगा, श्वास नली जो होती है इसकी लंबाई 11 सेंटीमीटर होता है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है कि आपके श्वास नली की लंबाई कितनी होती है। तो याद रखिएगा, श्वास नली जो होता है उसकी लंबाई कितनी होती है मेरे बाबू, 11 सेंटीमीटर होता है। श्वास नली जो होता है उसका व्यास आपसे पूछ देगा कि इसका व्यास बताइए कितना होता है, तो उसका व्यास याद रखिएगा 16 मिलीमीटर यानी mm। याद रखिएगा 16 mm इसका व्यास पाया जाता है। लंबाई इसका कितना होता है, 11 सेंटीमीटर होता है। किसका, तो याद रखिएगा श्वास नली, ये जो हमने आपको यहाँ पे दिखाया है कि पतला सा लंबा लाइन के जैसा, ये वाला फिगर देखिएगा। उससे जस्ट आगे जब श्वास नली बढ़ता है ना, तो ये 2 पार्ट में बढ़ जाता है। जरा ध्यान से समझिएगा, देखिए यहाँ पे जैसे ही श्वास नली यहाँ पहुंचा तो 2 पार्ट में बढ़ता है, एक इधर और एक इधर। ये रहा हम लोग का फेफड़ा, देखिए ये फेफड़ा है, ये भी फेफड़ा है। श्वास नली है जो 2 पार्ट में आपसे बट रहा है। तो जब 2 पार्ट में बट रहा है ना, उस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, उसका नाम समझिएगा, यहां हम लिख देते हैं, देखिएगा, उसको हम लोग कहते हैं ब्रोंक्स। याद रहेगा, याद रखिएगा, उसको क्या कहते हैं, ब्रोंक्स कहते हैं। याद रखिएगा, हमने कहा कि जो श्वास नली है वो फेफड़ा के पास पहुंचकर 2 पार्ट में बढ़ जाती है, 2 नली में बढ़ जाती है, उसको हम लोग ब्रोंक्स के नाम से जानते हैं। ब्रोंक्स जब फेफड़ा के अंदर पहुंचता है ना, तो कई शाखाओं में बढ़ जाता है, कई पार्ट बाय पार्ट, यानी पतली पतली नली में बढ़ जाता है। जैसे देखिएगा, ये पतला पतला नली इधर नजर आ रहा है ना आपको, तो ये कई पतली पतली नली में बढ़ जाता है, जिसको ब्रोंकियोल्स के नाम से जानते हैं। उसको किस नाम से जानते हैं, तो याद रखिएगा, हम यहाँ पे लिख देते हैं ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स के नाम से जाना जाता है। इस चीज को याद रखिएगा कि जब क्या होता है, आपको एक बार रिपीट करते हैं, जो श्वास नली होता है फेफड़ा के पास पहुंचकर 2 नली में बढ़ती है, जिसको ब्रोंक्स कहते हैं। ब्रोंक्स कई भागों में बढ़ जाता है, जिसको ब्रोंकियोल्स के नाम से जाना जाता है। ब्रोंकियोल्स जो होता है ना, यानी पूरा पार्ट बाय पार्ट जब बढ़ गया फेफड़ा के अंदर, तो वहां पे फेफड़ा के अंदर क्या होता है कि आपको याद रखिएगा, वायु कोष्ठ पाया जाता है। वायु कोष्ठ का मतलब छोटा छोटा बैलून, समझ में आता है ना, इसी तरह समझिए, एकदम छोटा 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 बैलून टाइप से संरचना पाई जाती है। जैसे आपको फिगर में हम आपको बताते हैं, देखिए यहां पे ये जो नजर आ रहा है, ये आपको नजर जो आ रहा है, ये किस चीज का फिगर है, तो याद रखिएगा वायु कोष्ठ का। देखिए छोटा छोटा बैलून टाइप से नजर आ रहा है, और ये तो क्या था, आपको याद रखिए ब्रोंकियोल्स है, और ब्रोंकियोल्स के सब सिरा पर देखिए छोटा 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 बैलून के जैसा पाया जाता है। तो इसका फायदा क्या है भाई, तो जैसे ही आप सांस लीजिएगा, जैसे देखिए सब लंबा सा सांस लीजिएगा, तो हवा जो होगा वो श्वास नली से होते हुए ब्रोंक्स में, ब्रोंक्स से ब्रोंकियोल्स में पहुंचेगा, और ब्रोंकियोल्स से ये देखिए छोटा छोटा बैलून जो है, जिसको वायु कोष्ठ कहते हैं, उसमें पहुंचेगा, और उसी में जब हवा बढ़ता है तो फैलता है, और फैलेगा तो हम लोग का जो फेफड़ा होता है वो क्या हो जाता है, फैल जाता है। तो देखिएगा आपका जो सीना होता है वो थोड़ा उड़ जाएगा, फिर सांस छोड़िएगा तो डाउन हो जाएगा। तो ये होता है वायु कोष्ठ। इस वायु कोष्ठ जानिए कितना होता है, लगभग याद रखिएगा, हम लोग के फेफड़ा में 3 गुना 10 के पावर 8, याद रखिएगा 3 गुना 10 के पावर 8, यानी इतना लगभग पाया जाता है। याद रखिएगा हमारे फेफड़ा में वायु कोष्ठ। अब अंदाजा कर लीजिए, 3 पर 8 को 0 लगा दीजिए और काउंट कर लीजिए कि कितना वो छोटा 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 बैलून टाइप से पाया जाता है, यानी पूरा का पूरा एक तरह से समझिए जाल टाइप से होता है। उसका फिगर देखिए यहाँ पे नजर आ रहा है, ये देखिए आपको नजर आ रहा है ना, ये अंदर से क्या किया है, आपको याद रखिए वायु कोष्ठ का फोटो लिया है। तो सोचिए इसमें कुछ भी जगह नजर आ रहा है, नहीं नजर आ रहा है। अगर हम उस बैलून जैसी संरचना को, वायु कोष्ठ को निकालें और निकाल कर फैलाना शुरू करें कि कितना एरिया को वो कवर कर सकता है, तो याद रखिएगा वो लगभग 400 से 800, लगभग 400 से 800 वर्ग फीट, 400 से 800 वर्ग फीट एरिया को वो कवर कर सकता है।
अब आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा इसमें संरचना उसकी पाई जाती है और उसकी संख्या कितना ज़्यादा पाया जाता होगा। और तब जाकर उसमें एयर भरता है, और जैसे ही एयर भरता है तो याद रखिएगा हमारा जो फेफड़ा होता है उसमें एकदम पतली 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 नसें पाई जाती हैं ब्लड की। अब जैसे ही देखिएगा सांस लिए और जैसे ही प्रेशर बना और हमारे जो फेफड़ा में होते हैं उसमें पतली पतली नसें पाई जाती हैं और उन नसों में पाया जाता है ब्लड। और आपको मालूम है कि ब्लड में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो होता है वो तुरंत उसको क्या कर लेता है? ऑक्सीजन को अपने में घुला लेता है। याद रखिएगा, फिर से हम समझा रहे हैं। हमने कहा कि जो वायु कोष्ठ होता है जब सांस लेंगे तो उसमें हवा भरेगा और वहीं पे पतली पतली नसें होती हैं और उस नस में ब्लड पाया जाता है, खून होता है, और हम लोग के खून में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। वो हीमोग्लोबिन तुरंत क्या करता है? जैसे प्रेशर बनता है बस ऑक्सीजन को अपने में घुला लेता है और घुला के बना लेता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो इसके बारे में और चर्चा करेंगे, जरा रुक जाइए, उस पर इस टॉपिक को आगे और बढ़ाएंगे, लेकिन पहले फेफड़ा के बारे में पूर्णतः पढ़ लेते हैं। तो ये हो गया किसके बारे में? वायु कोष्ठ के बारे में, कि वायु कोष्ठ कितना होता है? तो 3 × 10⁸ के आसपास पाया जाता है। कितना एरिया कवर करेगा? तो 400 से 800 वर्ग फीट एरिया वो कवर कर सकता है। अगर उसके बाद से जरा और फेफड़ा के बारे में समझते हैं। फेफड़ा को ध्यान से देखिएगा ना, तो ये क्या होता है? एक झिल्ली से ये घिरा हुआ होता है। फेफड़ा जो होता है एक तरह की झिल्ली से कवर रहता है, ताकि वो जैसे ऐसे फूलता है और पिचकता है तो घर्षण का काम कम से कम हो सके। तो उस झिल्ली को हम लोग याद रखिएगा, हम यहाँ पे लिख देते हैं उस झिल्ली का नाम पैराइटल। याद रखिएगा, पैराइटल प्लूरा। क्या कहते हैं उसको? पैराइटल प्लूरा जो होता है उस झिल्ली को कहते हैं। उसी झिल्ली से हम लोग का फेफड़ा जो होता है वो चारों तरफ से कवरिंग रहता है, माने पैकेज रहता है, ताकि आप दूसरे अंग से वो घर्षण बल काम न करे और उसमें नुकसान न हो। फेफड़ा के जस्ट नीचे देखिएगा ना, तो यहाँ पे क्या होता है? एक यहाँ पे संरचना पाई जाती है। देखिए ये वाला जो रेड कलर से आपको दिखा रहा है ना, तो ये वाली जो संरचना यहाँ पे रेड लाइन नजर आ रहा है, देखिए हम आपको लिख देते हैं यही वाला, ये वाला देखिए, ये रेड वाला जो लाइन होता है इसको डायफ्राम कहा जाता है। याद रखिएगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं? डायफ्राम। अब इस डायफ्राम का जो वर्क है ना वो समझिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। डायफ्राम जो होता है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है? जरा समझिए। सांस जब आप लेते हैं, सांस ले लिए, सांस ले लेते हैं तो फिर फेफड़ा के पास इतनी शक्ति नहीं होती है कि वो अंदर से वो दम लगा के एयर को क्या करे? बाहर फेंके। तो सांस लेने के लिए तो फेफड़ा ले लेता है, हम लोग ले लेते हैं, लेकिन फेफड़ा के पास उतना ताकत ही नहीं आता है। तो जब ताकत नहीं आता है तो डायफ्राम से कहता है। डायफ्राम से क्या बोलेगा? भाई थोड़ा धक्का दो ना। तो डायफ्राम जो होता है ना वो धक्का देता है। किसको? तो फेफड़ा को। याद रखिएगा, यहां पे डायफ्राम पाया जाता है। ये डायफ्राम क्या करेगा? फेफड़ा को धक्का देगा। जब धक्का देगा, प्रेशर बनाएगा, तब फेफड़ा में जो एयर होता है वो हमारे शरीर से क्या होता है? बाहर निकलता है। तो फेफड़ा जो है उसका जितना भी काम है उसके लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कार्य कौन निभाता है? डायफ्राम निभाता है। देखिएगा कोई व्यक्ति अचानक से गिरता है और उसको यहाँ पे चोट लगती है और वो मर जाता है। कुछ नहीं, टूटेगा फूटेगा और मर गया। क्यों मर गया? क्योंकि उसका डायफ्राम जो था वो टूट गया। डायफ्राम टूट जाएगा, पता चलेगा वो सांस लेने के तो ले रहा है लेकिन छोड़ नहीं पाएगा, क्योंकि डायफ्राम उसको क्या कर रहा है? फेफड़ा को धक्के नहीं लगाएगा कि एयर बाहर निकले, और वो आसानी से मर जाएगा। गर्भवती महिलाएं जो होती हैं, यानी जब गर्भवती महिलाएं यानी जब उनके पेट में बच्चा पलता है तो देखिएगा धीरे धीरे उनके पेट क्या होता है? बढ़ता है। जब पेट की साइज बढ़ती है उनके, जब वो मां बनने वाली होती हैं, तो उस कंडीशन में डायफ्राम जो होता है ना वो धीरे धीरे देखिएगा काम करना क्या कर देता है? बंद कर देता है। डायफ्राम चूंकि क्या होगा? यहां से देखिए उनका पेट का साइज बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक डायफ्राम जो होगा वो वर्क करना बंद कर देगा। तो उस कंडीशन में उनका जो पसली होता है, याद रखिएगा, जो उनकी पसलियां होती हैं वो पसलियां काम करती हैं क्या? उनके श्वसन की क्रिया में। इसीलिए देखिएगा डॉक्टर जो होता है उनको बोलता है कि कोई भारी काम मत करिएगा, या सीढ़ी ओढ़ी पर से उतरने से मना करता है। क्यों मना करता है? कि बाई दबे अगर उनका पैर फिसल गया, अगर वो गिरी और उनका क्या हो जाए, ये जो पसली अगर टूट जाए, तो एक तो डायफ्राम पहले से काम नहीं कर रहा है और पसली अगर टूट गया तो तुरंत के तुरंत उनकी मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए देखिएगा गर्भवती जो महिलाएं होती हैं उनको बच के रहने के लिए कहा जाता है कि कहीं वो गिरे नहीं, उनको चोट ना लगे। तो याद रखिएगा उस कंडीशन में गर्भवती जब महिलाएं हो जाती हैं तो डायफ्राम काम नहीं करता है, पेट चूंकि बड़ा हो जाता है तो डायफ्राम काम करना बंद कर देता है। तो उस कंडीशन में कौन काम करता है? तो ये देखिए यहाँ पे जो पसली ये नजर आ रहा है ना, यही पसली जो होता है उनका हेल्प करता है, और वो लोग क्या करती हैं? सांस लेती हैं जब तक वो मां नहीं बन जाती हैं। तो वो चीज हो गया किसके बारे में? डायफ्राम के बारे में। तो इतना चीज हम समझे अपने फेफड़ा के बारे में। अब जरा समझिए फेफड़ा जो होता है ये तो हो गया भाई कि उसकी पूरी की पूरी संरचना, कि फेफड़ा कैसे काम करता है, उसमें कौन कौन सा पाया जाता है, डायफ्राम कैसे काम करता है, वायु कोष्ठ क्या होता है, इन सब के बारे में हम लोग समझ गए। अब जरा समझते हैं आखिर ये हमारा जो हवा जो है
वो हमारे जब फेफड़ा के अंदर जाता है तब क्या होता है। तो हमने कहा था ना कि जैसे ही हवा जो होता है अंदर जाएगा तो वो कहां पहुंच जाएगा, वायु कोष्ठ में पहुंचेगा। और वायु कोष्ठ में हमने क्या कहा, ध्यान से समझिएगा, यहां पे आपका समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं समझिएगा ना तो फिर आगे कुछ समझ में नहीं आएगा। हमने क्या कहा कि जैसे ही हम लोग सांस लेते हैं, हवा जो होता है नासिका से होते हुए आपको पहुंचता है कहां पे, श्वास नली, श्वास नली से ब्रोंक्स में, ब्रोंक्स से ब्रोंकियोल्स में, ब्रोंकियोल से पहुंच जाता है वायु कोष्ठ में, और वायु कोष्ठ फैलता है। जैसे ही वायु कोष्ठ फैलता है तो हमने आपको थोड़ा देर पहले बताया कि वहां पे क्या होती है, पतली पतली नसें पाई जाती हैं, उसमें ब्लड होता है, और ब्लड में पाया जाता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में क्या होता है, एक क्षमता होती है कि वो अपने आप से क्या कर लेता है कि रिएक्शन कराता है ऑक्सीजन का, और अपने में ऑक्सीजन को घुला लेता है, और ऑक्सीजन को जब घुला लेता है तो वो बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। याद रखिएगा क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। यहां पे हम लिख देते हैं, याद रखिएगा क्या बनाता है जी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन का जब निर्माण कर लेता है तो वो पहुंच जाता है, याद रखिएगा, फेफड़ा से कहां पे, तो आप अब देखिए ध्यान समझिए, फेफड़ा था, उसमें क्या हुआ, ऑक्सीजन पहुंचा था, ब्लड में घुल गया, फिर वो ब्लड जो होता है कहां पहुंचता है, हृदय में, और हृदय जो होता है उसको पंप करता है, और पंप करके पूरे शरीर में भेज देता है। जरा इस प्रक्रिया को हम आपको फिगर के द्वारा समझाते हैं, क्योंकि फिगर से आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। जरा समझिएगा, हम यहाँ पे आपको 3 फिगर लेते हैं, और जरा ध्यान से इस फिगर को समझिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका समझना बहुत जरूरी है। जैसे देखिएगा, थोड़ा देर के लिए हम आपको यहाँ पे एक फिगर बनाते हैं। मान लीजिए ये हमारा फेफड़ा हो गया, ध्यान से एकदम समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहे हैं आपके लिए। ये फेफड़ा हो गया, मान लीजिए कि ये हमारा हृदय हो गया, ये हमारा हृदय हो गया, ये हमारा शरीर हो गया, ठीक है। ये 3 पार्ट में हम आपको समझा रहे हैं, जरा समझिएगा, फेफड़ा, हृदय, शरीर। जरा समझिएगा, हृदय से एक नसें जो होती हैं वो कहां जाती हैं, शरीर में जाती हैं, क्योंकि हृदय जो होता है ब्लड को कहां भेजेगा, पूरे शरीर में भेजने का काम करता है। एक नस जो होता है, आपको ये आगे पढ़ाएंगे इस नस के बारे में काफी डिटेल से, बस अभी आप शॉर्टकट में समझिए। एक नसें जो होती हैं वो यहां से शरीर से कहां जाती है, हृदय में। क्यों जाती है भाई, जरा समझिएगा, जितना ऑक्सीजन वाला ब्लड रहता है, जिस ब्लड में ऑक्सीजन रहता है उसको हृदय कहां भेज देता है, शरीर में। तो शरीर में जाएगा, तो शरीर में आपको मालूम है शरीर का मतलब क्या चीज, कोशिका में। और कोशिका में जब जाएगा तो याद कीजिए, कोशिका में ये कहां पहुंचेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां पहुंचेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया में हम आपको पढ़ाए हैं कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज जो था वो टूटता है, जिसको हम लोग कहते हैं वायवीय श्वसन। याद आ रहा है, वायवीय श्वसन कहते हैं। और वायवीय श्वसन के दौरान क्या निर्माण होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है। तो देखिए क्या हुआ, हृदय ऑक्सीजन वाला रक्त को भेजा कहां पे, शरीर में। शरीर का मतलब कोशिका में। कोशिका में कहां पहुंचा जी, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में पहले से भोजन का पचा हुआ भाग पहुंचा है, ग्लूकोज, और वहां पे कौन सा विक्रिया हो गया, वायवीय श्वसन। और वायवीय श्वसन हुआ तो क्या निर्माण हो गया, ऊर्जा। अच्छा जरा सोचिए, अगर ये ऑक्सीजन नहीं जाता तो ऊर्जा का निर्माण होता, नहीं होता। इसका मतलब हमारे शरीर में ऊर्जा के निर्माण के लिए ऑक्सीजन बड़ा जरूरी है, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं रहे तो हमारे शरीर में ऊर्जा का निर्माण नहीं होगा। इसका मतलब कि ऑक्सीजन चाहिए, इसका मतलब श्वसन। तो हम कहेंगे ना, हमारे शरीर में ऊर्जा का निर्माण श्वसन अभिक्रिया के दौरान होता है। अगर श्वसन की क्रिया बंद हो जाए तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो ब्लड में ऑक्सीजन नहीं रहेगा, तो वो कोशिका तक नहीं पहुंचेगा। कोशिका में जब ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो वायवीय श्वसन नहीं होगा, और वायवीय श्वसन नहीं होगा तो ऊर्जा का निर्माण नहीं होगा। इसीलिए याद रखिएगा, हमारे शरीर में ऊर्जा का निर्माण श्वसन क्रिया के दौरान होता है, क्योंकि ये ऑक्सीजन पहुंचता है तब वायवीय श्वसन होता है। अब जरा समझिए, जैसे ही मान लीजिए आपका शरीर जो है वो ऑक्सीजन का यूज कर लिया, तो बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड बचेगा, जिसको अशुद्ध रक्त कहते हैं। तो उस शरीर क्या करेगा, उसको फिर से भेज देगा कहां पे, हृदय में। बोलेगा भाई ये ले लो, तुम्हारा ऑक्सीजन समाप्त हो गया। तो हृदय कहेगा भाई ऑक्सीजन समाप्त, तो हृदय क्या करेगा, उसको भेजेगा कहां भेजेगा, फेफड़ा में भेजेगा। फेफड़ा के पास भेजेगा, और फेफड़ा से बोलेगा भाई थोड़ा इसमें ऑक्सीजन डाल के दे दो। तो फेफड़ा में जैसे ही ये ब्लड पहुंचेगा, और आप क्या करिएगा, सांस लीजिएगा। सांस लीजिएगा तो कौन फूलेगा मेरे बाबू, याद कीजिए, वायु कोष्ठ। और वायु कोष्ठ फैलेगा, और उसमें ये ब्लड आपका पहुंचा है, बस तुरंत ऑक्सीजन उसमें क्या हो जाएगा, घुलेगा। अब देखिए फिर ब्लड में क्या हो गया, ऑक्सीजन घुल गया। और ब्लड में जब ऑक्सीजन घुल गया तो फेफड़ा बोलेगा चलो अब ऑक्सीजन घुल गया तो तुम जाओ जी, जाओ फिर से कहां पे, फेफड़ा, हृदय में। तो फेफड़ा फिर उसको रिटर्न कहां भेज देगा, हृदय में। और जैसे ही हृदय के पास आएगा तो बोलेगा अच्छा ऑक्सीजन वाला हो, तो उसको क्या कर देगा, फिर शरीर में भेज देगा। तो जरा सोचिए, ये चक्कर हमेशा चलते रहेगा।
हृदय भेजेगा शरीर में, शरीर यूज करके फिर हृदय के पास भेजेगा, हृदय फिर भेजेगा कहाँ पे, फेफड़ा में, क्या बोलने के लिए, इसमें ऑक्सीजन घुला के लाओ, ऑक्सीजन घुला के फिर फेफड़ा कहाँ भेजेगा, हृदय में। ये निरंतर क्रिया चलते रहती है। यानी ऑक्सीजन ब्लड में कहाँ से मिलता है, फेफड़ा से, फेफड़ा ऑक्सीजन घुला के कहाँ भेजता है, हृदय में, हृदय कहाँ भेजता है, पूरे शरीर में। पूरे शरीर में क्या काम होता है, तो वायवीय श्वसन होता है। उस दौरान क्या निर्माण होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है। फिर वो ब्लड जब कहाँ पहुंच जाता है, हृदय में, बिना ऑक्सीजन का, फिर उसको कहाँ भेज देता है जी, फेफड़ा में, फिर फेफड़ा उसमें ऑक्सीजन घुलाता है। यानी ये निरंतर क्रिया चलते रहती है और निरंतर हमारे शरीर में ऊर्जा का निर्माण होते रहता है। तो ये प्रोसेस होता है पूरा का पूरा। तो जरा समझिए, जब ऑक्सीजन घुलाएगा तो उसको कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, लेकिन जब सांस छोड़ते हैं तो उस कंडीशन में हीमोग्लोबिन जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड को अपने में क्या कर लेता है, घुला लेता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को घुलाता है तो बनाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। याद रखिएगा क्या बनाता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, और वो फिर पहुंचता है कहां पे, फेफड़ा में, और फेफड़ा से हम लोग जब सांस छोड़ते हैं तो वो हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। तो ये एक पूरा का पूरा प्रक्रिया चलता है हमारे शरीर में, तब जाके श्वसन की अभिक्रिया संपन्न हो पाती है। तो ये था आपका पूरा का पूरा चैप्टर का कंसेप्ट। लेकिन फिर एक क्वेश्चन बचेगा, क्या बचेगा जरा सोचिए। कुछ दिन पहले जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था तो हमने आपको बताया था कि भाई आप लोग बचपन में पढ़े हैं कि सर सांस लेना और सांस छोड़ना श्वसन की अभिक्रिया होती है। तो सर सांस लेना सांस छोड़ना आखिर है क्या, जो हम लोग पढ़ लिए, और आपने बताया नहीं। तो याद रखिएगा, श्वसन की अभिक्रिया जो होती है, ध्यान से समझिएगा यहाँ पे, अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको बता रहे हैं कि श्वसन की जो अभिक्रिया होती है, श्वसन की अभिक्रिया जो होती है 2 चरणों में संपन्न होती है। कितने चरणों में, 2 चरणों में। एक जो होता है, एक हम कहें कि सांस लेना, और दूसरा चरण सांस छोड़ना। सांस लेना एक प्रक्रिया और सांस छोड़ना एक प्रक्रिया। तो जब सांस लेते हैं तो उसको प्रश्वास कहते हैं। क्या कहते हैं, याद रखिएगा, प्रश्वास। और सांस छोड़ने की अभिक्रिया को कहते हैं उच्छ्वास। याद रखिएगा, प्रश्वास और उच्छ्वास। सांस लेने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, प्रश्वास, माने जैसे सांस लिए तो ये क्या कहलाएगा, प्रश्वास। सांस छोड़े तो क्या कहलाएगा, उच्छ्वास। और दोनों को सम्मिलित रूप से, दोनों को सम्मिलित रूप से हम लोग कहते हैं श्वसो उच्छ्वास। देखिएगा, प्रश्वास और उच्छ्वास जो होता है, इसको एक साथ कंबाइंड रूप से हम लोग क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा श्वसो उच्छ्वास। हम यहां लिख देते हैं श्वसो उच्छ्वास, श्वसो उच्छ्वास। याद रहेगा ना। तो याद रखिएगा, सांस लेने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, प्रश्वास। सांस छोड़ने की प्रक्रिया उच्छ्वास। और प्रश्वास और उच्छ्वास दोनों को मिलाकर हम लोग क्या कहते हैं, तो श्वसो उच्छ्वास के नाम से जानते हैं। तो ये था आपका श्वसन चैप्टर का पूरा कंसेप्ट, जिसमें हमने आपको पूरा का पूरा डिटेल से बता दिया है कि नासिका से लेकर फेफड़ा के बारे में कैसे काम करता है, कैसे हम लोग के शरीर के अंदर ऊर्जा का निर्माण होता है, डायफ्राम कैसे काम करता है, इन सारे चीज पर हम चर्चा किए। और उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं तो, और अपने दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।